नमस्कार, सुबलक्ष्मी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। सबसे पहले देखते हैं आज की बड़ी खबर। अमेरिकी बाजारों में 1% तक की तेज गिरावट। आज आने वाले रोजगार आंकड़ों पर होगी नजर। एशिया की खराब शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी भी 1/4% से ज्यादा नीचे। आईएमएफ ने अमेरिका की ग्रोथ पर जताई चिंता। यूएस का ग्रोथ अनुमान घटाकर 2.5% किया। फेड से कहा 2016 में ब्याज दरें बढ़ाने पर करे विचार। पिछले साल काफी कम थी, उसके बावजूद भी ओवरऑल बहुत बढ़ोतरी नहीं थी, लेकिन बहुत छोटी अंश में थोड़ी सी बढ़ोतरी थी। तो इस साल मैं उससे बेहतर सिचुएशन देखता हूं। खराब मानसून से महंगाई बढ़ने की आशंका को वित्त मंत्री ने किया खारिज। कहा नहीं बढ़ने देंगे महंगाई, ना होगी अनाज की किल्लत। नेस्ले ने मैगी को बाजार से हटाने का लिया बड़ा फैसला। कहा मामले पर सफाई आने के बाद ही बाजारों में लौटेगी मैगी। गुजरात, तमिलनाडु और नेपाल में भी मैगी की बिक्री पर लगी रोक। राज्य और केंद्र सरकार के बीच जीएसटी पर कायम है मतभेद। राज्यों की 5 साल तक नुकसान की भरपाई की मांग। तंबाकू पर अतिरिक्त टैक्स लगाने को भी कहा। हमारी ये जो ऑक्शन है 11 से 17 अगस्त के बीच में होगा और समस्त प्रक्रिया 31 अगस्त तक समाप्त कर ली जाएगी। और 11 अगस्त से शुरू होगा कोल नीलामी का तीसरा चरण। कोल सचिव ने एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा तीसरे चरण में 10 कोल ब्लॉक का होगा ऑक्शन। और देश के सबसे बड़े ट्रैवल अवार्ड्स का ऐलान। बेस्ट बीच डेस्टिनेशन महाराष्ट्र की तारकल्ली को मिला। बेस्ट प्रीमियम होटल का खिताब ताज मुंबई ने जीता। सबसे पहले देख लेते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से क्या संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे। काफी उठापटक वाला हफ्ता रहा है भारतीय बाजारों के लिए। कल हमने देखा हल्की सी रिकवरी जरूर लौट कर आई, लेकिन आज क्या वो माहौल टिक पाएगा तेजी में या फिर हम फिर से बिकवाली के चपेट में रहेंगे। एसजीएक्स निफ्टी 32 पॉइंट नीचे है। अमेरिका में हमने देखा है बिकवाली हावी हुई है। हमारे साथ हमारे रिसर्च है आशीष वर्मा। आशीष बताइए क्या ट्रिगर्स थे कल के सेल ऑफ के अमेरिका में। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है और कोई रिस्पाइट नहीं। ग्लोबल क्यूज बेहद कमजोर है। अमेरिकन मार्केट जैसे आपने हाईलाइट करा 1% के आसपास ही कमजोरी। इनफैक्ट कल का ट्रेडिंग सेशन अगर आप देखेंगे तो दिन भर कमजोरी और दिन के लोज पे जाके वो मार्केट्स क्लोज हुए हैं। कई सारे फैक्टर्स एट प्ले थे। एक तो जो बॉन्ड मार्केट में वोलेटिलिटी है उसका दबाव था। ग्रीस को लेकर कंसर्न्स अभी भी वे कर रहे हैं और आज जो जॉब्स रिपोर्ट आने वाली है उससे पहले दिक्कतें थे। आपको याद होगा कल भी हमने हाईलाइट करा था कि अमेरिकन मार्केट में वेडनेसडे को जो मजबूती आई थी बावजूद इसके थी कि बॉन्ड यील्ड्स वहां पे स्पाइक अप हो रहे थे। बॉन्ड मार्केट में एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा था। उस इंपॉर्टेंट क्यू को अमेरिकन मार्केट ने परसों नजरअंदाज किया था। कल उसी पे पूरी तरह से फोकस लौटा क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स में जिस तरह का उछाल है वो अब फिर से नर्वसनेस ला रहा है तमाम इन्वेस्टर्स में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज जो नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा आने वाला है बेहद अहम रिपोर्ट हो सकती है और ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये मान के चल रहे हैं कि शायद स्ट्रांग रिपोर्ट आ सकती है, स्ट्रांग डेटा आ सकता है। तो वो दिक्कत होगी ब्याज दरों में जो कॉल लेने वाले लोग हैं जिसको उसको लेकर भी नर्वसनेस आ रही है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आज आपको याद होगा ग्रीस को 300 मिलियन यूरोस का भुगतान करना है आईएमएफ को, उसकी डेडलाइन थी। कल देर शाम फैसला आया है। ग्रीस ने सबको चौंका दिया है। ग्रीस ने स्पेसिफिकली कह दिया है कि आज वो पेमेंट नहीं करने वाले, वो रीपेमेंट नहीं होगा, बल्कि उन्होंने कहा है जून में जो 4 भुगतान करने थे उनको एक साथ बंडल करेंगे और आखिरी जो डेट है 30 जून की तब वो पूरा 1.6 बिलियन यूरोस का जो पैसा है वो आईएमएफ को दिया जाएगा। तो अभी भी वो ग्रीस में कंसर्न्स वे करते हुए अभी भी असमंजसता है। अब लोगों को डर लग रहा है कि शायद ग्रीस इनफैक्ट डिफॉल्ट करता हुआ नजर आएगा, इनफैक्ट शायद यूरोजोन के बाहर जाता हुआ नजर आएगा। इसीलिए अब दबाव बनता हुआ इंटरनेशनल मार्केट्स में। यूरोप में ऑब्वियसली फिर ये बात वे कर रही थी ग्रीस की और साथ साथ ईसीबी का जो प्रेशर हुई थी परसों, आपको याद होगा ईसीबी चीफ मारियो द्रागी ने जो प्रेशर करी थी उसमें उन्होंने कहा था कि मार्केट्स को तैयार रहना चाहिए वोलेटिलिटी के लिए। और कल हमने देखा पूरी तरह से यूरोप में भी बॉन्ड मार्केट्स में एक यील्ड में तगड़ा उछाल था। इनफैक्ट जर्मन बॉन्ड्स अगर आपको याद होगा कल तगड़ा उछाल दिखाते हुए नजर आ रहे थे और उससे भी वहां पर अतिरिक्त दबाव देखने को मिला है क्योंकि वीक ग्लोबल सेटअप है, वीक क्यूज है। ऑब्वियसली एशिया कमजोरी के साथ कामकाज करता हुआ एसजीएक्स निफ्टी जैसे आपने हाईलाइट करा ऑलमोस्ट 1/3% के आसपास का दबाव है क्योंकि ग्लोबल क्यूज की मैं बात कर रहा हूं। आपको बता दूं आज वियना में ओपेक की बैठक भी होने वाली है। हालांकि ज्यादातर लोग मान रहे हैं कोई प्रोडक्शन कट, आउटपुट कट नहीं होगा और आज अगर कोई चीज रिस्पाइट दे सकती है तो पूरी तरह से दारोमदार होगा क्योंकि ऑनसेट एक्सपेक्टेड है कि मानसून का आज होता हुआ नजर आए केरला कोस्ट पे।
जी हाँ, तो इस लिहाज से भारतीय बाजारों के लिए वो सबसे बड़ा ट्रिगर रहेगा, लेकिन ये जो इंटरनेशनल क्यूज है वो नरम पड़ते हुए जरूर दिखाई दिए हैं। शुक्रिया आशीष इस चेक के लिए। लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व को अभी ब्याज दरें नहीं बढ़ाने को कहा है। आईएमएफ ने 2015 के लिए अमेरिका के ग्रोथ अनुमान में बड़ी कटौती की है। जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 3.1% से घटाकर अब 2.5% कर दिया है। We have revised our growth forecast down to 2.5% in 2015. This is largely due to those factors that affected the first quarter. But this is not our main message. We still believe that the underpinnings for a continued expansion are in place. और क्या भारतीय बाजारों में आज की रणनीति होनी चाहिए? अनिल सिंह भी हमारे साथ है। अनिल, आखिरी ट्रेडिंग सेशन थैंकफुली कंसिडरिंग इस हफ्ते में हमने काफी मार्केट देखी है मार्केट्स में, लेकिन मेरे ख्याल में शुरुआत नरम रहेगी जिस तरह की क्यूज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से है और जो सेल ऑफ यूएस में देखा गया है। बिल्कुल हर्षदा, इसमें कोई डाउट नहीं कि थोड़ी सी ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर बिगड़ती हुई दिखी है। हालांकि एक तरह से भारतीय बाजारों के लिए अच्छी बात है कि आईएमएफ के कहने पर अमेरिका में ब्याज दरें जल्दी बढ़ती न दिखे, लेकिन इमीडिएट रिएक्शन बाजारों का नेगेटिव है और उसका असर डेफिनेटली पड़ेगा। हम लगातार ये करें कि अब ग्लोबल संकेत थोड़े बाजारों के लिए अहम होते हुए दिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कमजोर शुरुआत होती हुई दिखेगी, लेकिन वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। बाजारों में उतार चढ़ाव होगा, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप कमजोरी का रुझान देखें। लोअर लेवल से एक फिर से रिकवरी भी आते हुए दिखेगी। कल ही की तरह का एक सेशन और हो सकता है और उसकी वजह यह कि डेटा उतने बुरे नहीं है। खासतौर से वायदा कारोबार में अब बिकवाली रुकती हुई नजर आ रही है। एफआईज की तरफ से कल जो डेटा दिख रहे हैं वो इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में अब बिकवाली थमने के संकेत आते हुए दिख रहे हैं, जो कि एक बाजार के लिए अच्छा संकेत है। और डायरेक्शनल के तौर पर अब एफआईज फ्यूचर्स बेचने के बजाय ऑप्शंस खरीद कर ट्रेड करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हाँ, कैश मार्केट में जो जरूर कल खरीदारी का आंकड़ा दिख रहा है, लेकिन आइशर मोटर्स की जो एक ब्लॉक डील थी उससे अगर निकाल कर देखें तो 1200 करोड़ के आसपास की बिकवाली एफआईज ने की, तो वहां पर चिंताएं अभी भी थोड़ी सी बरकरार है। तो इन सब फैक्टर्स को देखते हुए मुझे लगता है लोअर साइड पर कल का लो 8050 के आसपास बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और ऊपर की तरफ 8200 8250 वो रेंज होगी जिसके पार निकलने में बाजार को मुश्किल आती हुई दिखेगी। तो कमजोर शुरुआत और उसके बाद एक लोअर लेवल से रिकवरी, शायद ये आज का एक ट्रेडिंग पैटर्न बन सकता है। शुक्रिया अनिल इस हेड्स अप के लिए। लेकिन निफ्टी में आज ट्रेडर्स को एक टेक्निकल कॉल के लिहाज से क्या रणनीति अपनानी चाहिए? मैक्स ग्रोथ कैपिटल के आशुतोष सरना हमारे साथ है। आशुतोष, गुड मॉर्निंग। बताइए, निफ्टी में अगर पैसा कमाना है क्या ट्रेड लिया जाए? वेरी गुड मॉर्निंग हर्षदा। मुझे लगता है कि 8050 एक अहम सपोर्ट रह सकता है। कल के सेशन में जैसे हमने देखा कि लास्ट कुछ घंटे में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली उस लेवल से। मुझे लगता है 8050 पे स्टॉप लॉस रख के अगर बाइंग करें, डिप्स में अपॉर्चुनिटीज देखें बाइंग करने की, तो एक अच्छा मुनाफा वहां पे कमा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट रहेगा 8150, दूसरा टारगेट रहेगा 8190। ओके, और कौन से स्टॉक्स में पैसे कमाए जाएंगे? क्या है आपकी कमाई की टिप्स? जी बिल्कुल, दो स्टॉक्स जिसमें मैं समझता हूँ कि डिप्स में बाइंग करनी चाहिए। फर्स्ट रहेगा HDFC बैंक, 995 के स्टॉप लॉस से बाइंग करें 1030 के टारगेट के लिए। और सेकंड स्टॉक जहाँ पे एक अच्छा हमने देखा कि मार्केट की गिरावट के बावजूद ये स्टॉक टिका रहा है, वोल्टास। स्टॉप लॉस रहेगा 322 का, टारगेट 336 के लिए अप्रोच करेंगे। ओके, वोल्टास में एक और बार खरीदारी की सलाह। याद होगा कल भी यहाँ पर पैसे बनाए हैं लोगों ने और तेजी की पोजीशन लेने की सलाह आशुतोष की। 336 का टारगेट, इसके अलावा HDFC बैंक 1030 के टारगेट के लिए तेजी करें। शुक्रिया आशुतोष इस जानकारी के लिए। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन नेस्ले ने मैगी को बाजार से हटाने का लिया है बड़ा फैसला। पूरी खबर आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। साथ ही आपको बताएंगे नेस्ले के अलावा कौन से होंगे शेयर आज एक्शन में। कि नेस्ले ने बाजार से मैगी का सारा माल वापस लेने का बड़ा फैसला किया है। नेस्ले ने कहा है कि मैगी पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन मामला शांत होने तक बाजार में माल नहीं उतारेंगे। दिल्ली और उत्तराखंड के बाद गुजरात, तमिलनाडु और नेपाल में भी मैगी की बिक्री पर रोक लग गई है। ज्यादा डिटेल्स के लिए चलते हैं आवाज की सीनियर एडिटर नीरज बाजपेयी के पास। नीरज, आखिरकार मैगी अब नेस्ले खुद विड्रॉ कर रही है मार्केट से। जी हाँ, मामला काफी उलझ गया और कल देर रात ये फैसला लिया कंपनी ने कि वो अभी इस पूरे कंफ्यूजन के चलते अपना पूरा जो है रिकॉल कर रही है मैगी को पूरे देश में सभी स्टोर से
वो ऑर्गेनाइज्ड हो या अनऑर्गेनाइज्ड हो, सभी से वो वापस ले रही है और ये तब तक इसको वापस नहीं लाएंगे जब तक ये मामला पूरी तरह से सुलझ नहीं सकता। इससे पहले कल देर शाम तमाम सारे और इस पे बैंस लगे। कल लास्ट था कि तमिलनाडु की सरकार ने वहां पे सिर्फ मैगी को नहीं हटाया, उसके प्रोडक्शन पे रोक लगा दी, उसके स्टोरेज पे रोक लगा दी। नेपाल ने भी, यानी देश के बाहर भी ये मामला उलझता गया और पंतनगर में भी जो प्लांट था उस पर भी रोक लगाई। तो एक तरीके से अक्रॉस इंडिया जब बैन लगना शुरू हो गया, प्लांट पे प्रोडक्शन पे रोक लगा दी गई, तब कंपनी ने इसको देर रात ये फैसला लिया कि उसको पूरी तरीके से रिकॉल करेंगे। हालांकि उन्होंने ये साफ किया कि उनका प्रोडक्ट सेफ है और जो उनका कहना है कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं है और वो पूरा मामले को बाद में तब सामने रखेंगे जब सरकार की तरफ से इसमें कोई एक्शन हो जाएगा, रिपोर्ट सामने आ जाए। क्योंकि FSSAI की रिपोर्ट 1-2 दिन के अंदर आनी, जैसा कि कल मिनिस्टर ने भी कहा था। तो ये मामला अब इसलिए ज्यादा उलझता जा रहा है क्योंकि तमाम सारे राज्यों के अलग अलग फूड एंड सेफ्टी रूल्स हैं, उनके जो इंस्पेक्टर्स हैं वो जगह जगह रेड कर रहे हैं। तो ये एक मामला इस तरीके से उलझता जा रहा है जैसे कि कोई एक सेंट्रल एजेंसी नहीं है जो ये सर्टिफाई कर सके कि कहां पे गड़बड़ है, कौन जांच करेगा। हर राज्य के हर जिले में अलग अलग तरीके से हो रही है, मामला पूरा उलझता जा रहा है। इसमें एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आज दिन के दौरान यानी नेस्ले की जो इसकी कंपनी है उसकी तरफ से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसमें ये सफाई दी जाएगी कि उनके प्रोडक्ट में जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि MSG और लेड की सीमा तय सीमा से बहुत ज्यादा है, उसकी सच्चाई क्या है। हालांकि तमाम सारे जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं उसमें कहीं पे पास हो रहा है, कहीं पे फेल हो रहा है। तो पूरे मामले में क्लैरिटी आज दिन के दौरान आएगी, लेकिन डेफिनेटली नेस्ले का स्टॉक आज काफी उतार चढ़ाव देखेगा। शुक्रिया नीरज इस जानकारी के लिए। तो ग्राहक तो निराश हुए ही हैं लेड और MSG की बड़ी मात्रा पाए जाने के बाद और मैगी के बिक्री पर लगी है रोक, लेकिन अब देखिए निवेशकों के हाथ भी निराशा ही लगी है। स्टॉक कल ऑफ कोर्स फिर से पिटा, लेकिन पिछले 10-15 दिनों में वो शेयर आपके लिए हाजिर करेंगे कि क्या रवैया इसका रहा है। पिछले 7 दिनों का ही चार्ट अगर हम आपके सामने पेश करें तो ये 7000 के लेवल से स्टॉक लुढ़कता हुआ अब देखिए करीब 6010 पर आ चुका है। करीब 15% तक का नुकसान इस काउंटर में देखने को मिला है। बड़े बड़े ब्रोकरेजेस ने इनफैक्ट इसको डाउनग्रेड करना शुरू किया है और कई सारे लोग कह रहे थे ये काउंटर शायद आगे 4500 से 5000 के लेवल्स तक भी दिखेगा। तो आज देखना होगा कि इन डेवलपमेंट्स के बाद जहां पर नेस्ले खुद एक तो प्रोडक्शन कम कर रही है और दूसरी तरफ उन्होंने बाजार से स्टॉक वापस लेने का बड़ा निर्णय लिया है, इस स्टॉक पर आज क्या इंपैक्ट रहेगा, कितनी और मार खाता है। लेकिन नेस्ले के अलावा दूसरे कौन से शेयर है जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए, कहां पर एक्शन रहेगा, कौन से है वो स्टॉक्स इन न्यूज। रिसर्च एनालिस्ट सोनम मेहता, पूजा त्रिपाठी दोनों हमारे साथ मौजूद है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शुरुआत बजाज फाइनेंस के साथ करना चाहेंगे जहां पर कल देर शाम को कंपनी ने QIP की घोषणा कर दी है। इस QIP के जरिए कंपनी लगभग 1400 करोड़ रुपए जुटाएगी और जो फ्लो प्राइस तय हुआ है वो 4407 रुपए 34 पैसे प्रति शेयर का है, जो मौजूदा भाव के आसपास ही है। इन्फोसिस होगा अगला काउंटर। यहाँ पर कंपनी को 1:1 के बोनस शेयर और डिविडेंड जारी करने के लिए शेयरधारकों से मंजूरी मिल गई है और इसके अलावा शेयर कैपिटल बढ़ाकर 1200 करोड़ करने के लिए भी शेयरधारकों की मंजूरी मिली और इसी के साथ साथ कंपनी अपने फिनेंशियल और एज सर्विसेज के कारोबार को अपनी बिजनेस आर्म एज वर्क सिस्टम्स के साथ को ट्रांसफर करेगी और इसके लिए भी कंपनी को शेयरधारकों की मंजूरी मिल चुकी है। आइडिया सेल्युलर पहली टेलीकॉम कंपनी होगी जहां पर मार्च महीने के स्पेक्ट्रम ऑक्शन के बाद दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। NCR रीजन्स में कंपनी ने अपने प्रीपेड कस्टमर्स के मोबाइल डेटा रेट्स को 100% से बढ़ा दिया है। साथ ही 2G प्लान्स के दाम को डबल कर दिया और 3G प्लान्स को 33% से बढ़ा दिया है और ये सारे जो दाम है, नए दाम है, वो सब अभी से लागू हो चुके हैं। रिलायंस पावर, यहाँ सरकार ने कंपनी को कहा है कि अपने असम प्रोजेक्ट के लिए कंपनी जो कोल उत्पादन कर रही है उसमें कमी करने को कहा है। सरकार का कहना है कि कोल उत्पादन 20 मिलियन टन से 16 मिलियन टन पर लाने को कहा है। आयशर मोटर्स कल इस काउंटर में वॉल्वो ने अपनी हिस्सेदारी बेच दी थी, बाकी की 3.7% के लगभग 10 लाख शेयर्स बेचे गए थे। ऐसे में सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट मॉरिशस ने कंपनी के 3 लाख शेयर्स खरीद लिए हैं 17,190 रुपए प्रति शेयर पर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक ने अपनी ब्याज दरें 30 बेसिस पॉइंट से घटाकर 9.95% कर दिया है, जो कि 8 जून से लागू होगी और इसके अलावा QIP के जरिए 5000 करोड़ के Tier 1 कैपिटल जुटाने के लिए भी यहाँ पर बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है। और आखिर में बात करते हैं SKS माइक्रो फाइनेंस की। यहाँ पर SKS माइक्रो फाइनेंस ने भी अपनी ब्याज दरों में कटौती की, 1.55% से घटाकर अब 22% की ब्याज दरें कर दी है, जो कि 1 जुलाई से लागू होगी। तो तमाम स्टॉक्स आज एक्शन में रहेंगे। शुक्रिया आप दोनों का इस अपडेट के लिए। लेकिन दूसरी तरफ कमोडिटी मार्केट से भी बड़ा ट्रिगर आने वाला है, जहां पर हमने देखा है क्रूड में 3% तक की गिरावट आ गई है। सोना भी 1% फिसल कर $1175 के नीचे पहुंच गया है। ऐसे में क्या हो आपकी रणनीति कमोडिटी मार्केट्स में, इस पर लेंगे एक चेक इस छोटे से ब्रेक के बाद।
आप देख रहे सुबह लक्ष्मी और आज कमोडिटी मार्केट में काफी एक्शन होने की पूरी संभावना है। ओपेक की अहम बैठक वियना में होने वाली है। उससे पहले आप देखिए कच्चे तेल में करीब 3% तक की गिरावट दर्ज हुई है। नाइमेक्स एक हफ्ते के लोज पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है और $60 के नीचे कारोबार कर रहा है। वहीं सोने में भी हमने देखा लगभग 1% का मुनाफा वसूली देखने को मिली और $1175 पर ट्रेड्स बने हैं। क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए उस पर एक चेक लेंगे। साथ ही ये भी याद रखिए कि करेंसी मार्केट में रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है और 64 के आसपास, इनफैक्ट 64 पर ही कल की समाप्ति देखने को मिली है। हमारे साथ अनुज गुप्ता है। अनुज, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कच्चा तेल, ओपेक की बड़ी बैठक, ऑफ कोर्स बाजार यही अनुमान लगा रहा है कि प्रोडक्शन कट जैसी संभावना नहीं आएगी। क्या रणनीति होनी चाहिए कमोडिटी ट्रेडर्स की आज सुबह में बाजार खुलते ही? गुड मॉर्निंग हर्षद। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो ओपेक की मीटिंग है उससे यही संभावना आ रही है कि प्रोडक्शन कट नहीं होगा। बट अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी ओवर सप्लाइड है। हमने देखा था कि $62 का जो लेवल था वो मार्केट ने ब्रीच नहीं किया था और अब प्राइस $57 के आसपास आते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बिकवाली देखने को मिली है। तो मेरा व्यू यही रहेगा कि क्रूड के अंदर मीटिंग तक होने से पहले तक बिकवाली करके चलें। मार्केट में अगर ऊपर के लेवल मिलते हैं करीबन 3750 के आसपास M6 में, तो बिकवाली कर सकते हैं। नीचे करीबन 3650 तक देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो बिकवाली की पोजीशन 3650 के टारगेट्स के लिए ली जाए। लेकिन सोना ये भी काफी कमजोर पड़ रहा है अनुज। इंटरनेशनल मार्केट्स में $1175 के लेवल्स आए हैं। कल थोड़ा सा सोने को सहारा जरूर मिला क्योंकि रुपया डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर हो रहा था। तो आज भी कुछ सपोर्ट की संभावना है या फिर भारतीय बाजारों में भी अब बिकवाली हावी होगी? देखिए, कॉमेक्स लेवल की अगर बात करें तो $1180 का एक काफी स्ट्रांग सपोर्ट है जो मार्केट ने कल ब्रीच किया है। मुझे लगता है कि उसके नीचे मार्केट अब ट्रेड हो रहा है करीबन 11 से 77 के आसपास। तो कहीं ना कहीं जो टेरिटरी थी वो वीकनेस की अभी भी गोल्ड में कायम है। तो मेरा व्यू यही है कि गोल्ड के अंदर भी बिकवाली करके चले। हालांकि डोमेस्टिक मार्केट या MCX में इंडियन रुपीज की वजह से थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है, बट मुझे लगता है ओवरऑल ट्रेंड डाउन का रहेगा। तो यहाँ पर बिकवाली ही करनी चाहिए। तो सेल ऑन राइज कर सकते हैं करीबन 26,950 के आसपास। टारगेट नीचे करीबन 26,700 से लेकर 26,600 तक मिल सकते हैं और कॉमेक्स में करीबन 1170 1165 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो यह है फिलहाल लेवल्स। फिलहाल आज सोने में बिकवाली की पोजीशन लेना बेस्ट रहेगा। अनुज, रुपए पर आपकी क्या राय है? 64 पर कल की समाप्ति आज कितनी और कमजोरी के लिए तैयार होना चाहिए? बिल्कुल, अगर हम देखें तो SGX निफ्टी भी नेगेटिव इंडिकेशन दे रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंडियन रुपीज में डेप्रिसिएशन की संभावना बढ़ सकती है। तो हमारा व्यू यही है कि बाय करके चले। हालांकि हमने लास्ट वीक जो GDP के फिगर्स देखे थे वो भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड थे कि 7.5 के आसपास आए थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो डिस्काउंटेड होते हुए दिखाई देंगे और इंडियन रुपीज मुझे लगता है कि यहाँ पर डेप्रिशिएट होगा। तो हमारा कॉल बाय का रहेगा। करीबन 64.30 के आसपास बाय इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट करीबन 64.60 तक देखने को मिल सकते हैं। शुक्रिया अनुज इस जानकारी के लिए। तो कमजोरी का सत्र यहाँ पर रुपए में रहेगा। तेजी की पोजीशन लेना बेहतर। 64.35 पर खरीदारी करें और 64.60 का टारगेट आप लेकर चल सकते हैं। डॉलर मजबूत हो गया, रुपया में कमजोरी कायम रहेगी। इस बीच सरकार अपनी कंपनियों में विनिवेश से पीछे नहीं हटेगी, ये कहना है वित्त मंत्री अरुण जेटली का। उन्होंने साफ किया है कि सरकार बाजार की रोज रोज की चाल पर नजर नहीं रखती और न ही इससे उसकी योजना पर कोई फर्क पड़ने वाला है। आई डोंट रीड टू मच ऑन डेली मूवमेंट्स एज फार एज मार्केट्स आर कंसर्न्ड। By and large, with the health of the economy recovering, I see much greater stability as far as the markets are concerned. And therefore, the divestment program of the government will continue as it has been planned. तो विनिवेश की प्रक्रिया कायम रहेगी। आपको याद होगा पिछले 2 दिनों की बिकवाली के बाद ऐसी खबरें निकल कर आ रही थी वित्त मंत्रालय के सूत्रों से कि शायद विनिवेश थोड़ा सा डीले होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इस पर सफाई दी है वित्त मंत्री अरुण जेटली ने। इनफैक्ट उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया है कि कमजोर मॉनसून से भी डरने की जरूरत नहीं है। देश में अनाज के भंडार भरे हुए हैं और इसे किसी तरह की किल्लत नहीं होने दी जाएगी। इस बार का जो ट्रेंड है वो स्पष्ट रूप से ये दिखा रहा है कि जो रीजनल स्प्रेड है इसमें थोड़ी बहुत कमी केवल उसी क्षेत्र में है जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश आते हैं,
जहां सिंचाई की सुविधा काफी है और इसलिए बाकी 3 क्षेत्रों में बरसात इतनी कम नहीं दिखला रहे वो, और इसलिए इसका कोई खाद्यान्न की पैदावार पे बहुत असर पड़ने वाला है या उसकी उपलब्धि पे पड़ने वाला है, ये नहीं है। तो मानसून का कोई डर नहीं है वित्त मंत्री को, लेकिन इस बात की चिंता बाजार को जरूर सता रही है। और आज देखिए 8100 के नीचे फिर से SGX निफ्टी ट्रेड करता हुआ, तो प्रेशर लगातार बना हुआ। अंतर्राष्ट्रीय क्यूज भी बेहद खराब थे, जिस पर हमने पहले नजर डाली। 170 पॉइंट टूटा है डाउ कल के सत्र में, और एशियन मार्केट में भी बिकवाली हावी है। इस बीच GST यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच खींचतान जारी है। आज राज्यों के वित्त मंत्रियों की एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में कई विवादित मुद्दों पर चर्चा जरूर हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। हालांकि GST पर एम्पावर्ड कमेटी के प्रमुख और केरल के वित्त मंत्री KM मणि को भरोसा है कि अप्रैल 2016 से GST लागू होने का रास्ता साफ हो जाएगा। Compensation, for the first 3 years, it will be paid in a phased manner. Compensation will be paid in a phased manner. Yeah. For example, for the first 3 years, full compensation. 4th year, 75%, and the 5th year, 50%, etc. Right. In such a way. Right. But states demand that the full compensation should be given for 5 years. So all states have asked this, or only few states? How many of them have asked? By and large, all states. और एक बार फिर नजर डाल लेते हैं एशिया बाजारों की तस्वीर कैसी दिख रही है। याद रखिए डाउ में करीब 170 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। ग्रीस ने साफ कह दिया है कि वो आज पेमेंट नहीं करेगा। इनफैक्ट जो 4 पेमेंट्स होने थे जून में, वो जून के एंड में 30 तारीख को ही होते हुए दिखाई देंगे, तो वहां से भी निराशा हाथ लगती हुई। एशिया इस बीच आपकी स्क्रीन पर शंघाई में थोड़ी सी खरीदारी हो रही है, लेकिन बाकी के मार्केट्स नरम हैं। और SGX निफ्टी जहां से हम क्यों लेते हैं ओपनिंग के लिए, वो 8100 के नीचे कारोबार कर रहा है, 0.5% के नुकसान के साथ। तो प्रेशर क्लियरली भारतीय बाजारों में आज शुरुआती ट्रेड में दिखाई देगा। ऐसे में आज आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स में तेजी करे, कहां पर बिकवाली की पोजीशंस आपकी हो, इस पर हम लेकर आएंगे हमारी खास पेशकश स्टॉक 2020, जहां पर आपको मिलेंगे आज दिन के ट्रेड के लिए 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज इस ब्रेक के बाद।